हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने शुरुआत की है POIQ सीरीज़। इसमें हम MHCET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। यह वीडियो पार्ट 3 है। हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स के लिए कंप्लीट कर लिए और इस वीडियो में हम पार्ट 3 में जो बचे हुए POIQ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आइए देखते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या देके रखा है, कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल फॉर सर्टन रिएक्शन। ठीक है, और डेल्टा एस देके रखा है। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेल्टा एस पूछा है टोटल। और डेल्टा एस एंट्रोपी टोटल कैसे निकालते हैं हम, इसमें हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जब गिव्स एनर्जी दी रही होती है तब हमको सिर्फ सिस्टम का निकालना होता है, सराउंडिंग का एक्चुअल में निकालने की ज़रूरत नहीं होती या रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस टोटल पूछा है और डेल्टा जी के बारे में पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए इसमें हमें सिस्टम प्लस सराउंडिंग का निकालना है। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए हमें सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे डेल्टा एस देके रखा है, इसका मतलब सिस्टम की एंट्रोपी हमें पता है, हमें सिर्फ सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं, तो एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर डेल्टा एस निकालना है सराउंडिंग का तो कैसे निकालोगे, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। माइनस डेल्टा एच की वैल्यू देके रखा है -150, लेकिन अगर ये किलो जूल में है तो हमें क्या चाहिए, आंसर जूल में चाहिए। ठीक है, तो क्या करना होगा, किलो जूल से जब जूल में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो पीछे 30 लगा दो इस प्रकार से। और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब जो डेल्टा एस सराउंडिंग होगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 15 3 से कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स, और ये पीछे 0। तो इसका जो आंसर आएगा डेल्टा एस सराउंडिंग का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 500। और यूनिट किस में आएगा, डेल्टा एच का क्या होगा, जूल, और किलो मतलब केल्विन इनवर्स। तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या आएगा, जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले की मदद से सराउंडिंग की जो एंट्रोपी उसको निकाल लिया हमने। ठीक है, अभी हमको निकालना है डेल्टा एस टोटल। तो डेल्टा एस टोटल में क्या करना है, सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को पुट कर देना है। तो डेल्टा एस टी किसके बराबर होगा, डेल्टा एस सिस्टम का कितना देके रखा है, 32 प्लस सराउंडिंग का है 500। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, डेल्टा एस टी कितना होगा फिर 532 जूल केल्विन इनवर्स। तो टोटल एंट्रोपी होगी कितनी होगी सिस्टम की, 532। तो इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या देके रखा है, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। विच फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देके रखे हैं, कोई लिक्विड से सॉलिड, कोई सॉलिड से लिक्विड, कोई गैस से लिक्विड में जा रहा है, कोई गैस से सॉलिड में जा रहा है। तो इतने ट्रांसफॉर्मेशन देके रखे हैं। ठीक है, इन ट्रांसफॉर्मेशन में एंडोथर्मिक नेचर कौन सेटिस्फाई कर रहा है उसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमको बताए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। एंडो का मतलब क्या होता है, एनर्जी हीट, मतलब जिसको हीट या एनर्जी क्या होती है,
एब्जॉर्ब होती है या सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हमारा कोई सिस्टम है अगर हीट रिलीज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी क्या करना है, एंडोथर्मिक। तो ऐसा सिस्टम देखो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सिस्टम, ठीक है। तो इसके पहले हमें इसको कुछ समझते हैं कि अगर सॉलिड है, अगर मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब होना है, तो हम इसको हीट देंगे सिस्टम को, तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और हीट एब्जॉर्ब होगी इसका मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मुझे लिक्विड से गैस में जाना है तो मुझे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हीट क्या होगी, लिक्विड को देनी है, तो हीट क्या होगी, फिर से एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉलिड से लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाओ, लिक्विड से गैस में जाओगे। अगर मुझे गैस से लिक्विड में जाना है तो मुझे क्या करना होगा, फिर टेम्परेचर को कम करना होगा, इसका मतलब हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या करोगे, कम करोगे तो हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। फिर से अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी या टेम्परेचर कम होगा, तो मतलब हीट रिलीज होगी, ठीक है। इसको समझिए, ठीक है। और अगर हीट एब्जॉर्ब होती तो एंडोथर्मिक, और हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला समझो, H2O लिक्विड से सॉलिड कर दिया, मतलब कोई लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर हमने उसको कम कर दिया, कूल कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, फिर हीट तो रिलीज हुई है, तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्या होगी, एक्सोथर्मिक। और हमको क्या पूछा है, एंडोथर्मिक, तो ये क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। उसी प्रकार सॉलिड किस में जा रहा है, लिक्विड में, सॉलिड H2O किस में जा रहा है, लिक्विड में, मतलब अगर आइस से उसको मेल्ट करना है या बॉईल करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसको हमको हीट देना पड़ेगा, और हीट दोगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो क्या होगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। उसी प्रकार गैस से लिक्विड में जाओगे, गैस से लिक्विड में जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करना होगा, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। और H2O गैस से अगर सॉलिड में जाओगे तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो जो ये चार ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हमें, तो इनमें एंडोथर्मिक नेचर कौन शो कर रहा है, तो इसमें हमको एंडोथर्मिक नेचर सॉलिड से लिक्विड जाता है तब शो कर रहा है, और हमको यही पूछा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जब किसी वन फेज से दूसरे फेज में जाते हैं तो टेम्परेचर का क्या होता है, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इसमें बेसिकली हमको पूछा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, KOH एक्वा HNO3 एक्वा किस में कन्वर्ट हो रहा है, KNO3 और H2O। तो इस रिएक्शन को देख के क्या पता चल रहा है, जो KOH होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सभी को पता है। और जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। मतलब अगर एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। मतलब दोनों एसिड और बेस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, फिर सॉल्ट होगा। और जब ये रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कुछ अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्या होता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी या हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, गैस में हो रहा है, सॉलिड
किस में जा रहा है, एक्वा में जा रहा है, ठीक है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में ही जा रहा है। सॉलिड किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। अगर सॉलिड लिक्विड में जाता है तो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे इस सीरीज, तो आप इस सीरीज को लाइक जरूर कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन दैट एग्जिबिट नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो हमको ये कुछ रिएक्शन देके रखा है, हमें सिर्फ नेगेटिव वर्क डन पूछा है कि इन चारों में से कौन नेगेटिव वर्क डन शो कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वो पता होना चाहिए। W इजिकल टू क्या होता है, माइनस PX dV, या इसी को क्या लिख सकते हैं, W इजिकल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग वर्क, ठीक है। लेकिन हमें ना प्रेशर पता है ना ही वॉल्यूम पता है। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम अगर पता नहीं हो तो हमको क्या करना होता है, तब एक बात पता होती है, PV इजिकल टू क्या होता है, NIT, ठीक है। तो इसका यूज कर सकते हैं हम, PV इजिकल टू NIT का यूज कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है इसमें, ये जो PV है उसकी जगह पे हमको NIT रखना है, ठीक है। तो W इजिकल टू माइनस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इन रिएक्शन में नंबर्स ऑफ मोल्स चेंज हो गए, ठीक है। गैसेस के नंबर्स ऑफ मोल्स चेंजेस हो गए, उनको निकालना होता है। तो यहाँ पे हम डेल्टा N निकालेंगे, और किसके लिए निकालेंगे, गैसेस के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेल्टा NGRT। तो इसकी मदद से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको सिर्फ नंबर्स ऑफ मोल्स निकालना है गैस के। अगर हम नंबर्स ऑफ मोल्स गैस के निकाल लेंगे हर रिएक्शन के लिए, तो हम वहां से W निकाल सकते हैं कि किसके लिए वर्क डन नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी सबसे पहले इसके लिए देखते हैं हम। और डेल्टा NG निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा NG निकालने के लिए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इस फॉर्मूले की मदद से हम नंबर्स ऑफ मोल निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। और ध्यान में रखना है, अगर गैसेस के पूछा है तो हमको गैसेस के ही कंसीडर करना है, सॉलिड और लिक्विड के मोल कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखो पहले के लिए कंसीडर करते हैं हम, डेल्टा NG निकालना है फर्स्ट के लिए, A के लिए निकालते हैं हम डेल्टा NG। तो कैसे निकालोगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड देखिए, इसमें कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स है क्या, तो देखो यहाँ पे ये तो लिक्विड है, तो इसमें लिक्विड को हमको कंसीडर नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे O2 क्या है, गैस है। तो यहाँ पे कितने मोल्स है O2 के, 1 मोल्स है, तो यहाँ पे 1 कंसीडर करना है। माइनस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के कितने मोल्स दिख रहे हैं गैस, इसके लिए एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो जो डेल्टा NG निकला है हमारा, वो क्या निकला है, 1 निकला है। अभी क्या करना है, तो W माइनस, तो डेल्टा NG की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 RT। तो W क्या है हमारा, माइनस RT, ठीक है। तो जो वर्क डन हुआ है वो क्या हुआ है, नेगेटिव वर्क डन हुआ है। तो देखो, और हमको क्या पूछा था कि इन चारों में से नेगेटिव वर्क डन कहाँ पे होगा, तो जो नेगेटिव वर्क डन कहाँ पे आ रहा है, पहले इसमें आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, फिर A रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर A होगा। तो इस प्रकार से आप इन चारों को भी चेक कर सकते हो कि नंबर्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर्स ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट निकाल के आप डेल्टा NG निकाल सकते हो, और W की फिर W निकाल सकते हो डेल्टा NG की वैल्यू पुट करके। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पता है हमें, आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ लेता है या कभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। तो इसके जैसे क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के ब्रीफ में जाना है कि कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है या कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो आप पार्ट फर्स्ट इस लेक्चर्स का देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो हमको गिवन है क्वेश्चन, सरफेस टेंशन B वॉल्यूम
इंटरनल एनर्जी और नंबर्स ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो नंबर्स ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ मोल्स, तो नंबर्स ऑफ मोल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। तो देखो, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेट और मोलर मास। अगर कोई क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड करती है तो वो क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और हमें पूछा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो किसी के चेंजेस होने पे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ मोल्स वेट और मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गई आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी प्रकार इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? वो भी किसी के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ और किसी में भी चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? सिस्टम की चेंज हो जाती है। तो ये भी क्या हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम भी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो वॉल्यूम को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आएगा, और अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा करोगे तो क्या होता है? वॉल्यूम में भी चेंजेस होता है। तो वॉल्यूम क्या हो गई? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो आखिरी क्या हुआ फिर? सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl इफ इट्स डेल्टा H 700 किलो जूल मोल एंड डेल्टा H हाइड्रोजन किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया किसकी? KCl के लिए। ठीक है, हमको क्या निकालना है? एंथैल्पी निकालनी है। किसके लिए? KCl के सॉल्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है? डेल्टा LH, और डेल्टा LH का मतलब क्या होता है? लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो हमको लेटिस एनर्जी पता है, और डेल्टा H हाइड्रेशन, मतलब हमको हाइड्रेशन भी पता है। कितना है? इसकी वैल्यू पता है, -680 किलो जूल पर मोल। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो किसके बराबर होता है? डेल्टा L ऑफ H प्लस डेल्टा हाइड्रेशन के बराबर होता है। ये हो गया उसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर डेल्टा H निकालना है सॉल्यूशन का तो हमको लेटिस एनर्जी और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है उनको क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो, तो डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा फिर? डेल्टा लेटिस एनर्जी कितनी है हमें पता है? 700 प्लस हाइड्रोजन एनर्जी कितनी है? -680 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो डेल्टा H सॉल्यूशन होगा कितना होगा फिर? 700 -680, तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 20 किलो जूल मोल इनवर्स। तो डेल्टा H जो सॉल्यूशन का होगा वो कितना होगा फिर? 20 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा इसका क्या आएगा? C ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको लेटिस एनर्जी क्या होती है और जो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो लेटिस एनर्जी का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे किसी क्रिस्टल को ब्रेक करना है उनके आयंस में, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको ही बोलते हैं हम लेटिस एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई क्रिस्टल को ब्रेक करना है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, और वो किस में ब्रेक हो जाता है? उसके आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लेटिस एनर्जी। जैसे मैं अगर यहाँ पे KCl देके रखा है तो यहाँ पे क्या होगा फिर? अगर कोई सॉलिड में अगर मैं वहाँ पे लेटिस एनर्जी मतलब मैं कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूँ तो क्या होगा? एक K प्लस आयन में ब्रेक हो जाएगा, गैसियस आयंस में। तो लेटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है? लेटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक क्रिस्टल लेटिस इनटू इट्स आयंस। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? लेटिस एनर्जी। और ड्यूरिंग लेटिस एनर्जी जो एनर्जी होगी हमेशा पॉजिटिव में होगी, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि लेटिस एनर्जी
क्या होती है, पॉजिटिव होगी हमेशा, क्योंकि हमको किसी को ब्रेक करना है और किसी को ब्रेक करने के लिए हमको हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर सिस्टम को एनर्जी देने दिया हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो जो लेटिस एनर्जी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके लिए जो डेल्टा एल है वो हमेशा किस में आए, पॉजिटिव में वैल्यू आए, तो ये होती है उसकी लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो सेकेंड दे के रखा है हमें हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी या तो एंथैल्पी, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर K प्लस होगा, Cl नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो H2O के मॉलिक्यूल्स है इस प्रकार से H2O के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉल्वेंट होगा ना H2, वो क्या करेंगे, इस प्रकार से पूरे K प्लस के आसपास ऐसा उसका सॉल्वेशन कर देंगे इस प्रकार से, और Cl नेगेटिव को इसी प्रकार से इस प्रकार से कर लेते हो। जब H2 मॉलिक्यूल्स K प्लस और Cl नेगेटिव को क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, सॉल्वेशन कर लेंगे, इसके आसपास पूरे इस प्रकार से बना लेंगे। तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी है, हाइड्रेशन एनर्जी। और जब H2O इस प्रकार से रिएक्शन शो करता है तब क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो किस में होगी, नेगेटिव में होगी, तो ध्यान में रखना है। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ध्यान में रखना है। और लेटिस एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। और जो लेटिस एनर्जी होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कई बार पूछा जा चुका है कि लेटिस एनर्जी के समय जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, आयंस, गैस आयंस आर ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या, गैसेस आयंस आर सोल्यूटेड बाय द H2O मॉलिक्यूल्स, इस प्रकार से उसका क्या कर देते हैं, सोलोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले देखिए पूछा क्या गया है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो हमें क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज पूछा गया है जब अमोनिया गैस का सिंथेसिस करवाना हो तब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन पता है, ए और बी देके रखा है, इनका यूज करके हमको अमोनिया को सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब समझिए कि जब हमें अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनाना है तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स होगा वो किससे मिलकर बनता है, अपने एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनता है, तो जो रिएक्टेंट होंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे, तो उनसे क्या बनता है, अमोनिया बनेगा। तो इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने एलिमेंट से मिलकर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन। और तो चलो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं इन दो इक्वेशन की मदद से। अभी क्या होता है, जो प्रोडक्ट साइड है हमें अमोनिया चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, हमें अमोनिया चाहिए। तो अभी क्या करना है, इन दोनों का यूज करके हमको प्रोडक्ट साइड अमोनिया लाना है। देखो फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट हुई है N2H2 में कंबाइन होके N2H4 मिला है, तब उसकी जो डेल्टा H फॉर्मेशन है 95.4 किलोजूल है। उसी प्रकार जब N2H4 और H2 कंबाइन हुआ है तो क्या मिला है, अमोनिया हुआ है। मतलब ये रिएक्शन दो स्टेप में हुई। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। तो हमको इनको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हमको प्रोडक्ट साइड अमोनिया मिल जाए। ठीक है, तो अभी देखो ए और बी में, देखो बी में क्या है, प्रोडक्ट साइड NH3 आ रहा है। ठीक है,
देखो अभी सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं। अभी देखो अमोनिया किससे मिलके बन सकता है, एलिमेंट से मिलके बनेगा। नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के एलिमेंट से बनेगा और हाइड्रोजन के एलिमेंट से बनेगा। तो देखो अभी नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होता है। तो इस साइड दिख रहा है हमको गैसेस फॉर्म में, तो रिएक्टेंट साइड N2 है। उसी प्रकार यहाँ पे हमको हाइड्रोजन की जरूरत है नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए तो N2 गैस भी है, तो रिएक्टेंट साइड N2 और H2 है, और जब दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, A और B को ऐड करना है, क्योंकि देखो यहाँ से N2H4 प्रोडक्ट का और N2H4 रिएक्टेंट का माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, जब ऐसे रिएक्शन होते हैं तो प्रोडक्ट की साइड का अगर सेम है और रिएक्टेंट की साइड का अगर सेम है तो कैंसिल हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कब, जब एक से ज्यादा इक्वेशन देके रखा हो तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखो N2H4 प्रोडक्ट साइड है और इसके लिए N2H4 रिएक्टेंट साइड है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिर जैसे इसको माइनस कर दे हमने या कट कर दिया तो क्या बचेगा, N2H2, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कि हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, ऐड करना है। तो N2 प्लस H2 गैस N2H4 गैस प्लस N2H4 गैस, ये भी गैस है, प्लस H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। इस प्रकार से हमको दोनों को ऐड कर देना है। देखो जब इस टाइप्स के रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जब रिएक्शन ऐड होगी तो उनकी जो एनर्जी होती है, फॉर्मेशन एनर्जी, उनको भी क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पे डेल्टा HF1 और यहाँ पे है डेल्टा HF2। तो हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है। कब, जब हमको अमोनिया बनाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट से N2H4 और रिएक्टेंट से N2H4 को हम ब्रेक कर देंगे या घटा देंगे, और यहाँ पे जो बचेगा उसको रिएक्टेंट साइड, जो बचा है उसको रिएक्टेंट में लिखना है, और जो प्रोडक्ट साइड रिमेनिंग है उसको प्रोडक्ट साइड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, N2 रिमेनिंग है, प्लस यहाँ पे देखो H2 और H2, यहाँ पे कितने H2 2, तो 2H2 और एक 1H2 कितने हो जाएंगे, 3H2 गैस, और यहाँ प्रोडक्ट साइड क्या रिमेनिंग है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस रिमेनिंग है। तो इस प्रकार से हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा उनके एटम से मिलकर बने होते हैं, तो इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन, और हमने इसमें क्या किया है, उनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी उनको ऐड किया है। तो हमको अगर डेल्टा HF अमोनिया के लिए चाहिए तो क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, डेल्टा HF1 प्लस डेल्टा HF2, इस प्रकार से। तो डेल्टा HF1 क्या है, 95.4 प्लस इसको लिखो माइनस 187.6 किलो जूल। ठीक है, तो जो माइनस प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर उसको कंसिडर करो, 187.6 और 95.4, इसको सिर्फ माइनस कर देना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये 2.2 और 8, तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा इसका आंसर, क्योंकि इसकी साइन, इसका वैल्यू बढ़ी है 92.2 किलो जूल। ठीक है, और एक इसके लिए हो गया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए हो गया फॉर्मेशन। देखो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है, यहाँ पे भी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है। तो ये जो वैल्यू है फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन है, उसकी वैल्यू दी है। हमें क्या पूछा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो 1 मोल्स के लिए निकाला जाता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 मोल्स के लिए दिया हुआ है। और अगर 1 मोल्स के लिए निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए जो फॉर्मेशन एंथैल्पी वो निकल जाएगी। देखो अभी क्या करना है, 1 मोल ऑफ NH3 के लिए निकालना है, तो हमको क्या करना है, इस 2 से उसको डिवाइड करना है, 92.2 डिवाइड बाय 2, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लगभग
ये आएगा आपका -46.1 किलो जूल के आसपास आएगा। ठीक है, तो जो आंसर आया इसका क्या हुआ, -46.1 किलो जूल। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा 1 मोल ही बनता है प्रोडक्ट, इसके लिए हमको 1 मोल इसके लिए निकालना पड़ा अगर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। और अगर क्वेश्चन में अगर 2 मोल्स के लिए पूछ लेते तो तब इसको ही लगाना था, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा 1 मोल्स के लिए निकालते। तो ये बात सबसे पहले ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 मोल्स के लिए दिया है तो 3 मोल्स का भी निकाल के हम बता देते कि आंसर ये वाला रहेगा। और क्वेश्चन में देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में एक ऑप्शन हमेशा होता है, तो ये बात ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड कंडीशन हमेशा 1 मोल के लिए पूछा जाता है फॉर्मेशन के लिए, तो हमेशा 1 मोल्स के लिए निकालना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इफ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आर देखे रखा है, मतलब नाइट्रोजन को अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 941 किलो जूल एनर्जी खर्च करनी होती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी देनी होती है, और नाइट्रोजन और H के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमको सिर्फ जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है उसकी एनर्जी को निकालना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या देके रखा है, हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यूज करके बताना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यूज करके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालने के लिए हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर कुछ 2 कंडीशन ध्यान में रखना है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी गिवन है और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है, क्या होता है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन हो या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर पता हो, तो जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन होता है हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। कब करना है आपको, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता हो। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट निकालना का यूज करना है। और अगर कंबशन पूछा है, ठीक है, अगर कंबशन के बारे में पूछा है तो तब भी हमको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो अभी हमको इस फॉर्मूले में क्या पता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और NH बॉन्ड की, तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, डेल्टा H नोड ऑफ रिएक्शन निकालना है हमको, किसके लिए निकालना है, अमोनिया के लिए निकालना है। तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा H स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें। ठीक है, जो रिएक्टेंट है उसको लिख लो और जो प्रोडक्ट साइड है उसको प्रोडक्ट साइड में लिखना है। ठीक है, तो जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन है वो कैसे निकालोगे, डेल्टा H रिएक्टेंट साइड कौन है, N2 और H2 है, तो लिख लो यहाँ पे डेल्टा H नोड N के लिए प्लस, और किसके लिए लिखना है, डेल्टा H नोड, और ये ध्यान में रखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का यूज कर रहे हैं, मैं लिखने रहा हूँ पर लेकिन ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, इसके लिए हम बॉन्ड एंथैल्पी का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कौन सी वैल्यू पुट करना है, बॉन्ड एंथैल्पी को ही पुट करना है। तो डेल्टा H ऑफ, यहाँ पे कौन दिख रहा है, H2 दिख रहा है, तो यहाँ पे किसके लिए होगा, HS के लिए होगा। देखो यहाँ पे जितने मोल्स होते हैं उसको मोल से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे N2 के कितने मोल से, 1 मोल से, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे H2 के कितने मोल से, 3 मोल से, इसके लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। माइनस अभी प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया है, और अमोनिया के कितने मोल से, 2 मोल से, 2 मोल्स, और डेल्टा H ऑफ NH बॉन्ड। ठीक है, इसमें अभी एक
कंसेप्ट आता है। देखो अभी N2 में नाइट्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो उसको एक ही कंसिडर करना होता है। H2 मॉलिक्यूल्स में HH के बीच में एक ही बॉन्ड है, इसके लिए उसको एक से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक आता है अमोनिया। अमोनिया कैसा होता है, इस प्रकार से। जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है तो हमको हर एक बॉन्ड को चेक करना होता है। तो अमोनिया में कितने बॉन्ड है, 1 2 3। तो अमोनिया में 3 बॉन्ड होने के कारण हमको यहाँ पे 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे अगर H में कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, तो हमको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, एक ही बॉन्ड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन है ना, तो एक ही बॉन्ड है, तो एक से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नाइट्रोजन और अमोनिया, तो और अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, इसको आपको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये बात। तो अभी क्या करना है, आपको सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर देना है। देखो अभी क्या होगा, फिर डेल्टा H के लिए, डेल्टा H NN बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी NN बॉन्ड के लिए कितनी गिवन है, 941। इसको सिर्फ लिखना है 941। यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी दिया है HH की, कितनी है, HH के लिए दिया है 436। तो लिखो या फिर 436 माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको प्रोडक्ट का देखना है, तो प्रोडक्ट साइड क्या होगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। ये 3 के लिए आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि NH3 में 3 बॉन्ड थे, इसके लिए हमको 3 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, और 2 कितने थे, उसके मोल्स थे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में क्या करना है, आपको NH के लिए लिखना है। तो एक NH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 389। तो उसको लिखो फिर 389। तो अभी बस आपको प्लस माइनस करके आंसर बताना है, 941 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, करो काउंट, तो 1308 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो फिर, तो ये कितना होगा, 389 × 6, तो ये किसका आएगा, 2334। ठीक है, अभी प्लस माइनस करना है इनको, अभी दोनों को प्लस कर दो, फिर इनको माइनस कर देना है। ठीक है, तो इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2249 माइनस 2334 करना है इसको। तो जो रिमेनिंग होगा क्या होगा फिर, -85, मतलब कितना होगा, जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन होगा कितना होगा, अमोनिया फॉर्मेशन के लिए -85 किलो जूल के समथिंग होगा। कितना होगा, -85 किलो जूल के समथिंग होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी, इसके लिए माइनस में आएगा। ठीक है, और ये किसके लिए हो गया फिर, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए हो गया। हमें कितने मोल्स के लिए चाहिए, उसका सिर्फ 1 मोल्स के लिए चाहिए, और अगर 1 मोल्स के लिए चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, -85 को सिर्फ 2 से डिवाइड कर देना है, और जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, 42.5 किलो जूल के समथिंग आएगा, और आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक।